अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड देखेंगे जिसका नाम है लाग्रांज। ठीक है, अब इस मेथड से हमें जो है अपनी जो इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व किस तरह से करना होगा वो हम देख लेते हैं, मगर इससे पहले हमें ये तो पता ही है कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर का मतलब होता है कि जो हमारे पास डिग्री है, ठीक है, जो हमारे पास वो डिग्री जो है वो 1 होगी। डिग्री 1 होने का क्या मतलब है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है हमारी पूरी इक्वेशन में उसकी डिग्री उसके ऊपर होल की पावर 1 है। सही है, और ये पूरा कोर्स हमने लीनियर का ही पढ़ा है। और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि डी स्क्वायर डाबा क्यूब ये सब नहीं होगा, बल्कि सिर्फ डाबा वाई इस तरह से होगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि हमारे पास जो है लाग्रांज मेथड। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखेंगे, मतलब इसका मेथड देखेंगे कि मेथड क्या है, इसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे सारी चीज़ समझने के बाद। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म होती है, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस का कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर। आपने हर क्वेश्चन को ना पहले इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद आप लोगों को कुछ करना है। अब यहाँ पे स्मॉल पी और स्मॉल क्यू ये सब आप देख चुके हैं। ये हमारे पास क्या था, डाबा जेड ओवर डाबा एक्स। ठीक है, क्यू क्या था, डाबा जेड ओवर डाबा वाई। ठीक है, तो ये वो चीज़ है, अगर आपको वो गिवन होगी तो आप समझ जाएंगे। उसके अलावा वाली जो चीज़ है वो हमारे पास कैपिटल पी होगा और कैपिटल क्यू होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पी है ये लिख देते हैं हम लोग डाबा जेड ओवर डाबा एक्स, और जो छोटा क्यू है वो हमारे पास है डाबा जेड ओवर का डाबा वाई। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो हमारे पास कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब कि कैपिटल पी एक्स वाई जेड कैपिटल क्यू एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई मतलब लीनियर है। ठीक है, और देखिए जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक अगर फॉर्म आप देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है मज़ीद देख लेते हैं कि हमें इसको आगे किस तरह से करना है। अगर हम इसको स्टेप देखें तो सबसे पहला स्टेप आपके पास इस क्वेश्चन का यही होगा। जब भी आपके पास लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो आपको सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, कैपिटल पी प्लस का कैपिटल क्यू इक्वल्स टू आर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग के वर्किंग रूल इसका क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब हमने स्टेप 2 के लिए ये देखना है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आई है, किस तरह से आई है, आप लोगों को सिंपल बस इसको याद कर लेना है, क्योंकि हमें ये पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाना होगा क्वेश्चन में। हमें बस सिंपल इसको याद कर लेना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन है जिसमें डाबा नहीं है, अब इसमें डी है। ठीक है, डी एक्स ओवर का कैपिटल पी डी वाई ओवर का क्यू इक्वल्स टू डी जेड ओवर का आर। आपने ये इक्वेशन याद कर लेनी है। हमने हर सवाल में बस यही इक्वेशन यूज़ करनी है। एक दफ़ा हमने पी क्यू आर को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ऊपर डी एक्स डी वाई डी जेड लिखना और नीचे पी क्यू आर की जगह उनकी जो है वैल्यूज़ लिख देनी है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमें जो है ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, दो आप इसको दो टर्म्स को इक्वेट कर लें, फिर दो टर्म्स को इक्वेट कर लें। ठीक है, उससे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर वो उससे सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, अब यहाँ हम आगे देखेंगे कि सॉल्व नहीं हो रही होगी बहुत जगह, तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हम अप्लाई करे होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम सवाल के साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 4 हम देखें तो हमारे पास आंसर होगा, आंसर हमें लिखना है। अब आंसर हमें क्या लिखना है कि 5 ब्रैकेट के अंदर u कॉमा वी। अब हम u कॉमा वी डिस्कस कर लेते हैं, u कॉमा वी होगा क्या। ठीक है, अब देखें, आप जो है ना जब ये सॉल्व करेंगे ना, ये जो पूरी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो आप इसको जो है सॉल्व करके 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे। सही है, 2 दफ़ा आप इससे दो टर्म्स निकाल के 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे, 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट्स आते हैं हमारे पास C1 और C2, तो वो जो 2 कॉन्स्टेंट्स होंगे वो होंगे u और v। ठीक है, अब हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसको किस तरह से करना है। अब देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2p प्लस का 3q इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारे पास स्टेप 1 क्या हुआ करता था कि हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना होता था, कैपिटल p प्लस का कैपिटल q इक्वल्स टू r मैंने लिख दिया है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो कैपिटल p आपके पास 2 के बराबर है, कैपिटल q आपके पास 3 के बराबर है, और r जो है वो आपके पास 1 के बराबर है। ठीक है, अब स्टेप 2 हमारे पास क्या होता था, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी, डी एक्स ओवर का p, ठीक है, इक्वल्स टू डी वाई ओवर का क्यू इक्वल्स टू डी जेड ओवर का आर। हमने एक दफ़ा पी क्यू आर आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, डी एक्स ओवर का 2 प्लस इक्वल्स टू, ठीक है,
ये हो जाएगा इक्वल्स टू डी वाई ओवर का 3 इक्वल्स टू डी जेड ओवर का 1। अब आप इसमें से दो टर्म्स अपनी मर्जी की कोई भी उठा लें और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए यहाँ से मेरी मर्ज़ी है कि मैं यहाँ से कोई भी दो टर्म्स उठा लूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले शुरू की दो टर्म्स उठाऊँगी, ठीक है। डी एक्स ओवर का 2 इक्वल्स टू डी वाई ओवर का 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास जो है हम इसको सॉल्व करें। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों को पहले बताना चाहूँगी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम किस किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। एक तो ये है जो इक्वेटिंग मेथड है, ये बिल्कुल ईजी है, हर सवाल में सॉल्व हो रहा होगा। मगर जहाँ पे हमारे पास आंसर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, मतलब अभी हम आखिर में जाके एक सवाल देखेंगे उसमें आंसर्स नहीं आ रहे होंगे, तो उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व करनी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास तीनों, जब हमारे पास फ्रैक्शंस आपस में बराबर होते हैं तो उनमें कुछ चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप शुरू की दो टर्म्स को प्लस करें, नीचे के दो डिनोमिनेटर्स को प्लस करें तो बराबर हो जाएगा तीसरे के न्यूमरेटर, और उसके डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे तो तीसरे के डिनोमिनेटर के बराबर, ठीक है। इसी तरह से यही सेम चीज़ माइनस के लिए भी अप्लाई होती है। अब देखें यहाँ पे मैं एक और काम करूँगी, आप लोग किसी भी जो है अल्फ़ाबेट से जो है मल्टीप्लाई करा दें ऊपर नीचे, ठीक है। तीनों फ्रैक्शंस को अलग अलग से कराइएगा। अगर हम इसको इस तरह से कराते हैं तो देखिए ये एक ही बात है, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, वापस कोई चीज़ आ जाएगी। मगर ये लिखने का मकसद ये है कि अगर हम तीनों को प्लस करें, ठीक है, उनके ये जो एल एम एन, ठीक है, हमने जो खुद से सपोज़ किए हैं वेरिएबल्स, इनको अगर हम प्लस भी करें साथ में तो वो नीचे भी प्लस करें तो ये सब कुछ बराबर होगा किसके, 1/3 के। 1/3 क्यों, वो वाली जो पहली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है 1/3, 3/9, 5/15, वो सब 1/3 के बराबर है ना, तो वो इसलिए 1/3 के बराबर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर कहीं पे ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है। इक्वेट करने से भी कांस्टेंट्स नहीं निकल के आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लास्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट टू जो है टर्म्स ले रहे हैं, यहाँ पे इन सब प्रॉपर्टीज़ की अभी फ़िलहाल नीड नहीं होगी, ठीक है, मगर पहले से हम लोगों को पता होना चाहिए। डी एक्स ओवर का 2 इक्वल्स टू डी वाई ओवर का 3, मैं ये वाली चीज़ लूँगी, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है। डी एक्स इक्वल्स टू 3dx इक्वल्स टू 2dy, ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इसको जो है मैं इंटीग्रेट कराऊँगी ताकि मेरे पास एक कांस्टेंट आए यहाँ से, ठीक है। तो इंटीग्रेट कराने के लिए इसको हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करा के हम यहाँ से एक कांस्टेंट निकालेंगे, इसी तरह बाकी की दो टर्म्स लेंगे, कोई भी आप दो टर्म्स और अपनी मर्ज़ी की ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकालेंगे, वहाँ से C2 निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं 2dy। ये आपके पास जब इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से होगा, दूसरे इक्वल टू के साइड पे y के रिस्पेक्ट से होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2y, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसे मैं C1 का नाम दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास C1 है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास C1 आ गया, C1 की वैल्यू आ गई। अब C1 की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह से यही सेम चीज़ आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में से दो टर्म्स और निकालनी है अपनी मर्ज़ी की। हमने शुरू की दो ली थी, अब आखिर की दो ले लें, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे और C2 निकालेंगे, फिर तो बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिख देते हैं कौन कौन सी ले रही हूँ मैं, dy/3 ले रही हूँ और dz/1 ले रही हूँ। सिंपल इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो गया dy इक्वल्स टू 3dz, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3z प्लस का C2, इसके कांस्टेंट को C2 कह दूँगी। यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन भी लगानी थी हमने, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल बस हमने आंसर लिखना है। आंसर लिखना बहुत ईजी है, ये फाई लिखना होता है C1 कॉमा C2, बस ये लिखना होता है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। C1 की वैल्यू थी 3x माइनस 2y कॉमा y माइनस 3z, ये हमारे पास C2 की वैल्यू थी इक्वल्स टू 0, बस ये हमारे पास है इसका आंसर। फाई जो है वो हमारे पास आर्बिटरी फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग f भी लिख सकते थे, फाइव लिख दिया हमने, मर्जी हमारी, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइव ब्रैकेट में C1 कॉमा C2, ये भी एक तरीका था लिखने का, क्योंकि हम लोग आंसर ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बता चुके हैं C1 और C2 है क्या, ठीक है। तो आप लोग दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एग्जैक्ट P प्लस का YZQ इक्वल्स टू XY, ठीक है। अब हमने इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है। स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है कि हमने जो है इसको P प्लस का Q इक्वल्स टू R इस फॉर्म में लिखना होता है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे कि P लिख देंगे जो कि हमारे पास है XZ, Q है हमारे पास YZ और R है हमारे पास XY।
अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है फॉर्म करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करेंगे, डी वाई ओवर का कैपिटल पी डी एक्स ओवर का कैपिटल पी, डी वाई ओवर का कैपिटल क्यू और डी जेड ओवर का कैपिटल आर। ठीक है, ये हमने लिख दिया डी एक्स ओवर का कैपिटल पी मतलब के एक्स जेड, और डी वाई ओवर का क्यू मतलब के वाई जेड, और डी जेड ओवर का आर मतलब के एक्स वाई। ठीक है, अब ये हो गई। अब हमने सिंपल क्या करना है कि इनमें से दो टर्म्स को उठा लें और उसको जो है सॉल्व करें। डी एक्स ओवर का एक्स जेड और डी वाई ओवर का वाई जेड, ये दो टर्म्स अगर मैं यहाँ से उठाऊँ, ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा। हमने इसको इंटीग्रेट करना होगा अब इसको जो है सॉल्व करके। तो ये z और z तो जो है वो हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे x वाले के साथ x वाला फंक्शन ही है, y वाले के साथ y वाला फंक्शन ही है। तो सिंपल हम इसको यहीं पे इंटीग्रेट कर देंगे जिससे हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx ओवर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln x। ठीक है, और दूसरी साइड पे हो जाएगा हमारे पास ln y। ठीक है, प्लस का c। अब क्योंकि वो एक कांस्टेंट है तो हम उसके साथ ln भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ln का c1 लिखूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे c1 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ln c1 को यहीं पे रखूँगी और ln y जो है और ln x इन दोनों को एक साइड कर लूँगी। ये हमारे पास ln की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है x ओवर y की। ठीक है, ये माइनस में होंगे तो ये डिवाइड में लिख दिया मैंने, और यहाँ पे दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करें, दोनों ln हट जाएंगे और ये हो जाएगा c1 बराबर हो जाएगा x अपॉन y के। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ बतानी है आपको। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जब आप जो है इसको दो टर्म्स उठाएंगे ना बाकी की, यहाँ या तो आप जो है आखिरी टर्म को पहली टर्म के साथ उठाएंगे, आखिरी टर्म को दूसरी टर्म के साथ उठाएंगे, तो जो आखिरी टर्म है वो लाजमी आएगी। और वो जो आखिरी टर्म है ना उसमें डी जेड ओवर का एक्स वाई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना, देखिए z तो है हमारे पास बाकी की दोनों टर्म से, तो z से इंटीग्रेट होगा ना, x और y जो है ना, अब या तो हम x को इंटीग्रेट कर सकते हैं या तो y को कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों टर्म्स आ रही हैं, x भी आ रहा है y भी आ रहा है। तो ये जो चीज़ होगी ना, जब भी आपके पास इस मेथड में, लैग्रांज मेथड में आपके पास जब भी x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे ना, तो आपने सिंपल एक काम करना है, c1 की वैल्यू में से वो वैल्यू निकालनी है, या तो x की निकालनी है या तो y की निकालनी है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू निकालूंगी, c1 y आएगी, उसको मैं पुट करूँगी उसके अंदर, फिर सॉल्व करूँगी। अब आप देखें मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कौन सी दो टर्म्स लूँ, कोई भी ले लें। ठीक है, डी वाई ओवर का वाई जेड ले रही हूँ इक्वल्स टू डी जेड ओवर का एक्स वाई ले रही हूँ। ठीक है, ये ले ली। अब हम क्या करेंगे, c1 इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई, यहाँ से आप लोग जो है x की वैल्यू निकाल लें, और मैं इसलिए पुट कर रही हूँ ताकि वो जो एक्स वाई है ना वहाँ पे सिर्फ y बच जाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने डी वाई वाली टर्म उठाई है, डी वाई वाली मतलब कि मैं सिर्फ y को इंटीग्रेट करूँगी, इसलिए मैं यहाँ से x को ख़त्म कर रही हूँ। तीन वेरिएबल्स इन दोनों टर्म में सॉल्व नहीं हो सकते, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो डी वाई ओवर का वाई जेड लिख दिया मैंने, और यहाँ पे c1 जो है वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2y हो जाएंगे। तो अब सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, c1 वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा y और y दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाई होकर ये टर्म आएगी। सही है, आपके पास ये टर्म आ गई। अब सिंपल अब हो सकती है इसकी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होगी तो अब हमारे लिए बिल्कुल ईजी है। इंटीग्रेशन होके आपके पास, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, हाफ c1 वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हाफ जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जेड स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2। और जो है वहाँ पे हमने c2 भी लिखना है, कांस्टेंट के साथ हम हाफ लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर लिख दिया। ठीक है, फाई के साथ c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू भी। अब देखें जो c2 आया था ना हमारे पास, मैंने c2 के साथ हाफ लगा दिया, क्योंकि कांस्टेंट हमें नहीं पता क्या होता है, तो हम उसके साथ ln इस तरह से अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ इसलिए लगाया ताकि बाकी के जो हाफ है ना इक्वेशन के अंदर वो कैंसिल हो जाए, उसको कैंसिल करने के लिए लगाया। और c1 आप नहीं लिखेंगे, फाई के साथ जो आंसर लिखेंगे ना उसमें c1 की वैल्यू c2 के जो सेकंड लास्ट इक्वेशन मैंने लिखी है, ठीक है, c1 की वैल्यू वहाँ पे रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा, फिर आंसर लिखेंगे आप c2 का। ठीक है, तो इस तरह से करके ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वाला जो मेथड है इसके मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व